इस वीडियो में हम लोग मेटेलिक बॉन्डिंग जो कि लास्ट टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का वो देखेंगे, क्योंकि अपने आपके सेशनल एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेटेलिक बॉन्डिंग कहाँ होगा, सबसे पहला सवाल आता है कहाँ पे होगा। तो नाम ही कहाँ बता रहा है, मेटल में होगा। कहाँ होगा? मेटल के अंदर। ठीक है। तो मेटल की खास बात क्या होती है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? लो होती है, लो आयनाइजेशन एनर्जी, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होता है। इलेक्ट्रॉन को निकालना ये क्या है? इजी होता है। क्लियर? अब हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। किसी भी एटम के अंदर हमने पढ़ा था सेल या ऑर्बिट होता है। उस सेल या ऑर्बिट के अंदर सबसेल होते हैं। उस सबसेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, और टू बी प्रिसाइज यहीं पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि अगर करंट की दिशा हमें जाननी है, तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन की दिशा पता है तो करंट की दिशा पता चल जाएगी। तो अगर सपोज करिए कि इलेक्ट्रॉन जो है राइट साइड मुड़ रहा है, तो करंट जो है लेफ्ट साइड मूव करेगी। तो जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो है और करंट का जो फ्लो है, ये बिल्कुल अपोजिट होता है। तो अभी तक जो हमने इस चैप्टर में, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, हमने जो अभी तक पढ़ा कि आयनिक बॉन्डिंग होती है और कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। फिर कोवैलेंट बॉन्डिंग के अंदर हमने पढ़ा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है और नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर फिर हमने पढ़ा कि सिग्मा बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड होता है। तो ये जो चीजें, ये सारी जो बॉन्ड्स हमने अब तक पढ़े, ये जो तरीका पढ़ा हमने, फिर एक तरीका हम और क्या पढ़ सकते हैं इसके अंदर, कि एक पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है और एक नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर ही हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिली थी इसके पहले वाले वीडियो के अंदर। तो ये हमारी समरी हो गई। लेकिन ये जो पूरा अंडरस्टैंडिंग है, ये जो क्लासिकल अंडरस्टैंडिंग है बॉन्डिंग की, इससे हमारा मेटल की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं हो पाती है। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, फेल्स टू एक्सप्लेन मेटेलिक फेल्स टू एक्सप्लेन मेटेलिक बॉन्डिंग। ठीक है। तो जैसे मेटल में जो कंडक्टिविटी है, करंट कितनी कितना अच्छा सुचालक होगा या कुचालक होगा, यानी कंडक्टिविटी मतलब कि ये अच्छा कंडक्टर होगा, सुचालक होगा, या कुचालक होगा यानी इंसुलेटर होगा, या अर्धचालक होगा। तो ये सारी चीजें हम इस बॉन्डिंग से नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं। या सेमीकंडक्टर होगा, ये सारी चीजें हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। फिर हम लोग इस कंडक्टिविटी के ऊपर जो थर्मल टेम्परेचर इंक्रीज करें, थर्मल इफेक्ट नहीं एक्सप्लेन कर पाते। कि यानी अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं या हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, कंडक्टर की कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, सेमी कंडक्टर पे क्या पड़ेगा, और इंसुलेटर की कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये हम नहीं बता पाते हैं। तो ये सब चीज एक्सप्लेन करने के लिए फिर एक नई बॉन्डिंग आई, यानी मेटेलिक बॉन्डिंग की जरूरत इसीलिए आई क्योंकि जो पुरानी अंडरस्टैंडिंग थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी। तो मेटेलिक बॉन्डिंग को समझने के लिए हमें दो थियरीज पढ़नी पड़ेंगी। क्या कौन सी थियरीज पढ़नी पड़ेंगी? टोटल दो थियरीज। पहला है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। फिर इसके अंदर क्या होंगी, कुछ पॉजिटिव बातें होंगी और कुछ इसकी कमियां होंगी। इन कमियों को दूर कौन करेगा? जो नेक्स्ट थियरी आएगी। वो थियरी क्या है? वैलेंस बैंड थियरी। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि पहली थियरी जब फेल होती है, जब उसकी कुछ कमियां होती हैं, तभी दूसरी थियरी आती है। फिर इस थियरी के क्या होंगे? कुछ पास्टुलेट्स होंगे। पास्टुलेट मतलब कैरेक्टरिस्टिक, कि उसके अंदर क्या क्या बातें कही गई हैं। तो उन बातों को मैं कहानी के तौर पे आपको समझा दूंगा, ताकि आप बुक पढ़िए तो आपके लिए बहुत इजी हो जाए। चलिए, तो पहला हम थ्योरी पढ़ते हैं, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉडल। तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि कोई भी मेटल है, उसके अंदर एटम्स होंगे। एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होगा, उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, यानी न्यूक्लियस ओवरऑल क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा। जबकि सेल या ऑर्बिट जो हमारा है या सबसेल है, ठीक है, सेल या ऑर्बिट, या हम बोले वैलेंस सेल या वैलेंस सबसेल या वैलेंस ऑर्बिटल, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो होगा क्या इलेक्ट्रॉन सी मॉडल में, कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वैलेंस ऑर्बिटल को छोड़ता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिटैचमेंट। अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन डिटैचमेंट। यानी हिंदी में क्या होता है?
कि जो वैलेंस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो अपना ऑर्बिटल छोड़ देता है, अपना सेल छोड़ देता है। और ये जो जैसे ही ये छोड़ता है, इसके पे जो न्यूक्लियस का फोर्स था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण जो था, आकर्षक बल जो बल था वो जीरो हो जाता है। तो वो अब वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में जीरो रहता है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। अब ये न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में नहीं है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, ये मेटल के अंदर खूब घूम रहा है। तो ओवरऑल क्या होगा, ऐसे मान लो 100 इलेक्ट्रॉन हो गए एक एटम के अंदर, तो वो क्या करेगा, एक कॉमन इलेक्ट्रॉन पूल हो जाएगा, क्योंकि अब तक जब तक वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में था तब तक तो वो एक जगह एक सेल के अंदर था, लेकिन अब वो क्या करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन मिलके एक इलेक्ट्रॉन का पूल बना लेंगे, जैसे पानी का पूल होता है उसी तरह कॉमन इलेक्ट्रॉन पूल बन जाएगा, या इसी को हम सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और इस सी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना रहेगा, निगेटिव चार्ज रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिवली चार्ज। चूंकि अब हमारे इलेक्ट्रॉन सारे हट गए हैं, तो न्यूक्लियस पे क्या चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देंगे मेटल कर्नल, मेटल कर्नल। ठीक है, तो हमें अगर ये देखें तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या है, मेटल कर्नल्स है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर निगेटिव चार्ज है, तो ये क्या हो जाएगा, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब हम इसको स्टडी करते हैं तो जितने भी मेटल की प्रॉपर्टीज हैं, इस पूरे इस वाले पूरे कॉन्सेप्ट के इलेक्ट्रॉन सी मॉडल से जब हम मेटेलिक प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सी मेटेलिक प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन होती हैं। लेकिन एक चीज जो ये नहीं कर पाता है, इसकी कुछ कमियां रहती हैं। वो कमियों में क्या है कि ये किसी भी मटेरियल को, फिजिकल मटेरियल को थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन नहीं कर पाता कि ये सुचालक होगा, कि अर्धचालक होगा, या कुचालक होगा, यानी इंसुलेटर होगा कि सेमीकंडक्टर होगा या कंडक्टर होगा। ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो इसकी यानी इस सी ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉडल की ये जो मेजर कमी थी, इसको दूर कौन करेगा, वैलेंस बॉन्ड, वैलेंस बैंड थियरी। तो अब देखो, पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर मेटल भी पाए जाएंगे, धातु भी पाए जाएंगे, और अधातु भी पाए जाएंगे। तो जो मेटल होते हैं, मेटल के ढेर सारे एटम, ढेर सारे मेटल के एटम जब मिलते हैं तो मेटल का क्रिस्टल बनता है। तो ढेर सारे मेटल एटम मिलके मेटल का क्रिस्टल बनाते हैं। तो यानी जब मेटल एटम क्रिस्टल स्टेट में जाता है तो ये यानी एक दूसरे से जुड़े होंगे, यानी A1 एटम, फिर A2 एटम जुड़ा होगा, फिर A3 जुड़ा होगा, इसी तरह A100, इस तरह से ढेर सारे एटम जुड़े होंगे। जब ये जुड़े होंगे तो ये जिस चीज से जुड़े होंगे उसी को, यानी वहां पे कहीं ना कहीं एटॉमिक ऑर्बिटल, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो कहीं ना कहीं वो भी जुड़ा होगा। तो ढेर सारे एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं मेटल का। क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो ये दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। पहला पहला को बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो BMO। और दूसरे को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी ABMO। ठीक है, अब ये जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग है, इनके अंदर जब हम एनर्जी के लेवल पे देखते हैं, ये हम अगर एनर्जी के लेवल पे देखें और ऑक्यूपेंसी, यानी अब यहाँ पे हम दो कॉन्सेप्ट लगाएंगे। एक तो हम इनकी एनर्जी चेक करेंगे, और दूसरी हम इनकी ऑक्यूपेंसी चेक करेंगे। तो अगर ऑक्यूपेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो है तो वो वैकेंट कहलाएगा। ऑक्यूपेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर जीरो है तो इसको हम क्या बोल देंगे, ये अनऑक्युपाइड ऑर्बिटल है। ये क्या है, अनऑक्युपाइड या वैकेंट ऑर्बिटल है। क्या है, वैकेंट, यानी खाली, खाली ऑर्बिटल है। और अगर इसमें ऑक्यूपेंसी नॉन जीरो है, यानी इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्युपाइड ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे, ऑक्युपाइड ऑर्बिटल। और उसकी अगर हम एनर्जी देखें, ठीक है, तो हम अब क्या देखेंगे कि कुछ अनऑक्युपाइड ऑर्बिटल्स हैं और कुछ ऑक्युपाइड ऑर्बिटल हैं। तो जो ऑक्युपाइड ऑर्बिटल हैं उसमें ढेर सारे होंगे, मान लो 10 है, मान लो 10 ऑक्युपाइड ऑर्बिटल हैं, तो उसमें जो हाईएस्ट एनर्जी जिसकी है, जिसकी हाईएस्ट एनर्जी है, हाईएस्ट, और वो भी ऑक्युपाइड हो, तो इसको हम बोलते हैं होमो, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और फिर हम दूसरा देखते हैं लोवेस्ट, अब अनऑक्युपाइड, यानी वैकेंट ऑर्बिटल देखेंगे, लेकिन उसमें भी क्या देखेंगे, सबसे खाली, लोवेस्ट हो एनर्जी में, और दूसरी बात अनऑक्युपाइड भी हो, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड, तो उसको बोलेंगे लूमो। तो होमो और लूमो, लूमो मतलब लोवेस्ट हो एनर्जी में और खाली भी हो, होमो का मतलब हाईएस्ट हो एनर्जी में और भरा भी हुआ हो, यानी फिल्ड हो और एनर्जी में हाईएस्ट हो।
और लूमो क्या है, वैकेंट हो और एनर्जी में लोवेस्ट हो। ये हमें समझ में आ गया कि डिफरेंट टाइप के ये होते हैं। ऑर्बिटल होते हैं, तो हम फिर से समराइज करते हैं। ढेर सारे मेटल एटम मिलके क्रिस्टल बनाते हैं, और जब ये क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है तो ढेर सारे एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके मेटल ऑर्बिटल बनाते हैं। अब यही मेटल ऑर्बिटल बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कहलाते हैं। फिर इनको अगर हम फर्दर क्लासिफाई करें, तो यहाँ पे अगर हम एनर्जी और ऑक्यूपेंसी के बेसिस पे क्लासिफाई करें तो दो तरह के हमें मिलेंगे। एनर्जी हाईएस्ट हो और वो भरे भी हुए हैं तो उनको होमो बोल देंगे, और एनर्जी लोवेस्ट हो और वो खाली हो तो उसको हम लूमो बोल देंगे। इतना हमें क्लियर हो गया। अब देखो, तो जो हमारे ये वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल थे, ये ढेर सारे आपस में मिलके एक बैंड बनाते हैं। तो थियरी का नाम क्या है, वैलेंस बैंड। ये जो वैलेंस बैंड बना किससे बना, ढेर सारे वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके एक एनर्जी बैंड बनाते हैं। और ये एनर्जी बैंड जो होते हैं, ये दो तरह से इनका नाम पड़ता है। पहला हमने बोला होमो। होमो यानी हाईएस्ट होगा एनर्जी में और ऑक्युपाइड होगा, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन भरे होंगे। लूमो, लूमो मतलब एनर्जी में कम होगा और ये खाली भी होगा। तो लूमो वाले का ही नाम हो जाएगा कंडक्शन बैंड, और होमो वाले का ही नाम हो जाएगा वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, या तो पूरी तरह से भरे होते हैं या तो पार्शली भरे होते हैं। पार्शली या तो ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करता है। जबकि जो कंडक्शन बैंड है वो क्या होता है, उसकी वो खाली होता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगा। और ये जो होगा प्लेग्राउंड ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगा, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके घूमेगा घूमेगा दौड़ेगा। तो जो हमारा कंडक्शन बैंड है, ये न्यूक्लियस से, ये जो हमारा एक एक एटम था उसका जो न्यूक्लियस था उससे सबसे दूर होता है। तो यहाँ पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये लिस्ट होता है, सबसे कम होता है। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट इसकी जो पोजीशन होगी, ये मेटल के न्यूक्लियस से सबसे दूर होता है। और यहाँ पे लिस्ट जेड डिस्चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्रीली मूव कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करेंगे तो करंट भी क्या होगा, करंट का भी प्रोडक्शन होगा। और करंट का जब प्रोडक्शन होगा तो यहीं से कंडक्टिविटी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे खास बात ये आती है, तो ये जो वैलेंस बैंड है और ये जो कंडक्शन बैंड है, इन दोनों के बीच में कुछ एनर्जी गैप होती है, कुछ एनर्जी गैप होती है। इसकी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एनर्जी, इस एनर्जी गैप की वैल्यू अगर जीरो है तो उसको हम कंडक्टर बोल देंगे। जीरो से एक है, अब इसकी यूनिट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर जीरो से एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी गैप है किसके बीच में, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के, तो कंडक्टर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट से चार इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में एनर्जी गैप है तो सेमी कंडक्टर। और अगर चार इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो वो क्या कहलाएगा, इंसुलेटर। ठीक है। अब इसको डायग्राम में, ये पूरी हो गई कहानी। ठीक है। थ्योरी में आपको यही सारी चीजें हैं। मैंने आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है कि एटॉमिक ऑर्बिटल, तो ढेर सारे वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके एक एनर्जी बैंड बनाते हैं। ये एनर्जी बैंड जो है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड कहलाते हैं। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी का गैप होता है। इस एनर्जी गैप अगर ये बढ़ रही है, अगर हम इधर से इधर चलें तो हम बोलेंगे कि डेल्टा ई क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो जो कंडक्टिविटी है, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, वो क्या होगी, डिक्रीज करती है। तो अब देखो, ये क्या है, वैलेंस बैंड हमने बोला था। वैलेंस बैंड क्या होगा, ऑक्युपाइड, तो उसको मैं होमो बोल सकता हूँ। ये क्या है, होमो। और ये क्या है, एम्प्टी, यानी लोवेस्ट अनऑक्युपाइड। अनऑक्युपाइड मतलब लूमो हो गया। तो ये होमो और ये लूमो। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है उड़ के यहाँ जाएंगे। ये तभी जा पाएंगे या तो वो कंडक्टर रहे, ठीक है, या तो वो सेमी कंडक्टर है। इंसुलेटर के बीच में क्या होगा, ये वाला जो एनर्जी का गैप है बहुत ही ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे नहीं हो पाता। तो ये डायग्राम एग्जाम में बना देना। ठीक है। फिर देखो, सुचालक के केस में क्या है कि जो हमारा वैलेंस बैंड है, ठीक है, और जो हमारा कंडक्शन बैंड है, ये यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं। ये जो एरिया है ये ओवरलैप कर रहे हैं, यानी इनके बीच में एनर्जी गैप बहुत ही कम है। तो चूंकि यहाँ पे डेल्टा ई क्या है, बहुत ही लो है, इसलिए ये ओवरलैप कर रहे हैं। और इसीलिए ये बहुत ही अच्छे सुचालक हैं, बहुत ही अच्छा एनर्जी को वो करेंगे, कंडक्ट करेंगे। अगर मैं अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करूं तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है वो लगभग एक का है। ठीक है। तो इसको क्या बोल देंगे, अर्धचालक, सेमी कंडक्टर। और अगर हमारा चार्ज से ज्यादा है, अगर हमारा चार्ज से ज्यादा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ ले जाना बहुत ही टफ होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होगी। ठीक, जैसे अब हम देखो,
कॉपर यूज करते हैं, जो घरों में तार यूज होता है वायरिंग, तो वहां पे कॉपर वायर यूज होता है, पंखे में, इन्वर्टर में, एसी में, हर जगह कॉपर होता है, यानी कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसी तरह आयरन है, आयरन में अगर करंट लगाओ तो लग जाएगा करंट। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक और चीज मैं बता दूं यहाँ पे, कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है मेटेलिक बॉन्डिंग का, तो हम बोल सकते हैं कि मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा ज्यादा कब होगी, जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा मेटेलिक बॉन्डिंग उतनी ज्यादा होती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इस तरह से हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट खत्म होता है मेटेलिक बॉन्डिंग। आप ये तीनों वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर सेशनल एग्जामिनेशन। टिल देन टेक केयर।